हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और इसके अंतर्गत हम साझेदार का प्रवेश ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, साझेदार का प्रवेश जब होता है तो फर्म का पुनर्गठन होता है और फर्म के पुनर्गठन के अंतर्गत त्याग अनुपात, प्राप्ति अनुपात ये निकालना पड़ता है। दूसरा, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है और उसके बाद में साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदारों की जो फर्म में संपत्ति और दायित्व है उसका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है और उनके पूंजी खातों को समायोजित करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने त्याग अनुपात, प्राप्ति अनुपात निकालना सीखा, ख्याति का मूल्यांकन करना, ख्याति का समायोजन करना सीख लिया और पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता ये बनाना भी सीख लिया। आज हम बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। 2022 से लगाकर 2010 तक की जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाया हूं और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे हमें आइडिया आता है कि इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो हम उस पर अच्छा फोकस करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, 2022 और 2021 ये दोनों में प्रवेश से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, उसमें थ्योरी आई थी। तो उसके बाद में 20 में आया, फिर 16 में आया और उसके बाद 16 के बाद पीछे यदि जाएंगे तो 15, 14, 13, 12, 10 उसमें कंटिन्यू आए हुए हैं क्वेश्चन प्रवेश से रिलेटेड। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आप लोगों के लिए एक लेकर आया हूं और उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का चौहान एकेडमी खंडवा में वेलकम है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, साझेदार का जब प्रवेश होता है तो हमें एक तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ता है, दूसरा साझेदारों का पूंजी खाता बनाना पड़ता है। ठीक है, देखिए 2020 में एक क्वेश्चन पे ये आया था। 2020 की माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की जो परीक्षाएं जो आयोजित होती है उसमें 2020 में ये प्रश्न आया था कि नीचे दिया गया चिट्ठा ए और बी का है जो 31 मार्च 2017 को साझेदारी व्यापार चला रहे हैं तथा 2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। तो ए और बी दो पार्टनर हैं और 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा दिया गया है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। यहाँ पर चिट्ठा है आप लोगों के सामने। दायित्व पक्ष में देवी पत्र, लेनदार, अदत्त व्यय और ए और बी की पूंजी है। इधर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, विविध देनदार, स्टॉक, संयंत्र, मशीनरी और भवन। अब नीचे समायोजन दी है कि उक्त तिथि को उन्होंने सी को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। तो ये नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, मतलब कौन आ रहा है? ए और बी पुराने और सी नया आ रहा है। सी फर्म में 1/4 भाग के लिए 1,00,000 रुपए और ख्याति के लिए 60,000 रुपए लाएगा। 1,00,000 रुपए पूंजी ला रहा है और 60,000 रुपए ख्याति के लिए प्रीमियम राशि ला रहा है। अब जिस दिन सी फर्म में शामिल हो रहा है उस दिन उन्होंने अपनी ए और बी ने अपनी जो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया तो उन्हें यह पाया कि संयंत्र का मूल्य 1,20,000 रुपए आका गया। चिट्ठे के अंदर संपत्ति पक्ष में जो संयंत्र है वो 1,00,000 रुपए का है और जब उन्होंने पुनर्मूल्यांकन किया तो उसका मूल्य उन्हें 1,20,000 रुपए मिला। मतलब प्लांट की जो वैल्यू है 20,000 रुपए बढ़ गई और भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में यदि हम भवन देखेंगे तो 1,50,000 रुपए का है, इसका 10% वैल्यू बढ़ गया, मतलब 15,000 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ गई है। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक रुपए 4,000 से कम किया गया, सीधा सीधा उन्होंने निकाल के दे दिया गया है कि स्टॉक की वैल्यू 4,000 रुपए कम हो गई। देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाया जाएगा। देनदारों पर संदिग्ध ऋण प्रावधान हमेशा किस पर बनता है? देनदारों के ऊपर बनता है। तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जो देनदार है 60,000 के,
60,000 का 5% निकालेंगे तो 3,000 रुपये प्रावधान होगा। प्रावधान दायित्व होता है और दायित्व में वृद्धि होना, ये दायित्व में वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर 1,000 रुपये के लेनदारों का अभिलेखन नहीं हुआ है। यहाँ पर भी क्या हुआ है कि 1,000 रुपये के ऐसे लेनदार है जिनका चिट्ठे में लिखा नहीं गया है, मतलब हिसाब की पुस्तकों में इनका लेखन नहीं हुआ है, तो अब उन्हें शामिल करना है, मतलब लेनदार 1,000 रुपये से बढ़ गए। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता जब हम बनाते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसमें संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जितना वृद्धि और कमी आती है वो हम लिखते हैं। जैसे संयंत्र का मूल्य 1,00,000 था और 1,20,000 हो गया, मतलब 20,000 रुपये उसकी प्राइस बढ़ गई, इसका मतलब वो 20,000 रुपये की वैल्यू हम उसमें शामिल करने वाले हैं। इसी प्रकार से कमी होगी तो कमी और वृद्धि होगी तो वृद्धि। अब पुनर्मूल्यांकन खाता, आपको मालूम है कि पुनर्मूल्यांकन खाता का जो डेबिट पक्ष है उसमें संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसको लिखा जाता है, और पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है हम उसे लिखते हैं। इसी प्रकार से दायित्व के मूल्य में जो वृद्धि होगी उसे हम डेबिट में और कमी होगी उसे हम क्रेडिट पे लिखते हैं। और फिर पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष आता है, जिसे हम लाभ या हानि बोलेंगे, वह साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके पुराने अनुपात में, मतलब पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को बांट दिया जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। क्लियर। पहले हम बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। तो हमारे पास संयंत्र है, भवन है, स्टॉक है, देनदार है और लेनदार है। ये जो 5 आइटम है, इन 5 आइटम को हम पुनर्मूल्यांकन खाते में शामिल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में हम क्या लिखने वाले हैं, क्रेडिट में क्या लिखने वाले हैं, है ना। खाते का फॉर्मेट तो सभी को मालूम ही है। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब इसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि डेबिट साइड में हम क्या लिखने वाले हैं, संपत्ति के मूल्य में कमी, और क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। जैसे अभी हमने देखा था, अभी हमने क्या देखा कि संयंत्र मतलब प्लांट के मूल्य में 20,000 रुपए की वृद्धि हो गई, क्योंकि प्लांट जो है वह 1,00,000 रुपए का है, और यहाँ पर प्लांट के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई है, 1,20,000, मतलब 20,000 रुपये बढ़ गया। तो किधर लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे बाय प्लांट, ठीक है। 20,000 रुपये उसके मूल्य में वृद्धि हुई है। इसके बाद भवन के मूल्य में 10% वृद्धि हुई है, इसका मतलब बिल्डिंग 1,50,000 का 10%, 15,000। फिर है स्टॉक, 4,000 रुपये से कम हो गया। संपत्ति के मूल्य में कमी को हम डेबिट में लिखते हैं। देनदारों पर 5% संचिति बनाना है, BDR बैड डेट रिजर्व, 60,000 का 5%, 3,000। और लेनदार, अनरिकॉर्डेड लेनदार जो पता चले हैं वो 1,000 रुपए के हैं, ठीक है। बस ये बन गया हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। इसका हम टोटल करेंगे और इसका जो बैलेंस है वह हम साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाएंगे। कितना हो गया ये, 20 और 15 35, 4 3 7 और 8,
35 में से 8,000 गया 27,000 रुपये। तो ये जो 27,000 रुपये आया है, ये 27,000 रुपये क्या कहलाएगा? ये है प्रॉफिट। 27,000 रुपये क्या आया? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये लाभ पक्ष है और ये हानि पक्ष है। लाभ पक्ष बड़ा है और हानि पक्ष छोटा है, मतलब 27,000 रुपये लाभ पक्ष में ज्यादा है, तो 27,000 का लाभ हुआ है। अब ये लाभ किसका है? ये तो ये पुराने साझेदारों का। इसके ऊपर किसका अधिकार होगा? पुराने साझेदारों का। तो पुराने साझेदार मतलब ए और बी, वो इस 27,000 रुपये को ए और बी के हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो प्रॉफिट, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन है? ए और बी। ए और बी अब इस 27,000 रुपये को किस अनुपात में बांटने वाले हैं? तो उनका पुराना अनुपात में बांटेंगे, 2:1, मतलब 3 27 और 9 दोनों 18 और 9,000 रुपये। ठीक है, 2:1 को मैं बता दूं किस प्रकार से बांटा गया है। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? देखिए, जो लाभ आया है तो उस लाभ को 2:1, मतलब ए का हिस्सा 2 है और बी का हिस्सा 1 है। तो जो 27,000 आया है, 27,000 गुणित ए का हिस्सा 2 और कुल हिस्से कितने हैं? 3। 3 से 27 को काटा 9 बार, 9,000 गुणित 2 मतलब 9 दूनी 18,000, ये ए का हिस्सा आ गया। और इसी प्रकार से बी का हिस्सा कितना आएगा? 27,000 गुणित बी का 1 है और बटे 3, 3 27, 9,000 गुणित 1 मतलब 9,000 रुपये। ठीक, तो ये 18,000 ए के हिस्से में आ गया और 9,000 रुपये बी के हिस्से में आ गया। क्लियर? ये बन गया हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। अब हम इसी आधार पर क्या बनाने वाले हैं? पूंजी खाता बनाने वाले हैं। इसी आधार पर हम क्या बनाएंगे? पूंजी खाता बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। चलिए, ए और बी 3 पार्टनर हैं, तो 3 पार्टनर के हिसाब से पूंजी खाता लंबा बनेगा। इसे कॉपी में तो आपको छोटा ही बनाना है, लेकिन मैं यहाँ बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी दिख जाएगा। सबसे फर्स्ट पर्टिकुलर, ठीक, फिर है ए, बी और सी। 3 पार्टनर हैं। फिर पर्टिकुलर ए, बी एंड सी। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। पर्टिकुलर ए, बी एंड सी। पर्टिकुलर ए, बी एंड सी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, शेष लाया गया। सबसे पहले साझेदारों की पूंजी खाते में लिखा जाता है साझेदारों की पूंजी। कितनी है? 1,60,000, 1,80,000 और 1,50,000। 1,80 और 1,50
उसके बाद नए साझेदार की पूंजी लिखी जाती है, जो कि नगद लेकर के आया है, वो 1 लाख रुपए लाया, तो वो सी के अकाउंट्स में लिखी जाएगी। उसके बाद में उसने जो प्रीमियम राशि लेकर के आया, वो कितनी लेकर के आया, 60,000 रुपये लाया। अब 60,000 रुपये को जो प्रीमियम राशि लाया है, हमें मालूम है कि जब कुछ नए रेशो के बारे में, नए अनुपात के बारे में कुछ नहीं दिया गया हो, तब उनका पुराना अनुपात ही, जैसे ए और बी का पुराना अनुपात 2:1 है। अब उन्होंने सी को साझेदार बनाया है 1/4 हिस्से के लिए। हमारे पास केवल इतना ही इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका नया अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में नया बांटेंगे नए हिस्से को। तो इस स्थिति में उनका जो त्याग अनुपात है, वह त्याग अनुपात पुराना अनुपात ही माना जाता है। तो ए और बी का जो त्याग अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। तो जो 60,000 रुपये जो प्रीमियम राशि लाया है, उसे यह किस अनुपात में बांटेंगे, 2:1। 3 से भाग देंगे 20,000 एक हिस्से का, तो 2 हिस्से का 40,000 और एक हिस्से का 20,000 रुपये। कैसे आया देखो, 60,000 प्रीमियम लाया। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, मतलब कुल हिस्से कितने हो गए, 3। तो 60,000 को हम 3 से भाग देंगे तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। अब ए का 2 हिस्सा है, 20 दूनी 40, और बी का एक हिस्सा है, मतलब 1 20, तो 40 और 20। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसको बांट दिया उनके बीच में, 40,000 और 20,000 में। अब आगे और क्या दिया गया है, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, 18,000 और 9,000। 18,000 और 9,000 रुपये, ये क्या है, पुनर्मूल्यांकन का लाभ है। बस हो गया, पूंजी आ गई पुराने साझेदारों की, नए साझेदारों की पूंजी आ गई, प्रीमियम बांट दिया और पुनर्मूल्यांकन पर लाभ आ गया। किसी का आहरण तो है ही नहीं हमारे पास में, आहरण है ही नहीं, मतलब अब हमें यहाँ पर केवल बैलेंस निकालना है। ठीक, 180 और 40, 2 20 और 18, 2,38,000। 1 50 और 20, 1 70, 1,79,000 और इसका है 1 लाख। अब दो पक्ष जब होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो दोनों पक्षों में जो बैलेंस आता है वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। अब यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में है, डेबिट पक्ष में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम जो बैलेंस कैरी डाउन जो लिखने वाले हैं, वो जो क्रेडिट का टोटल है वही हम लिखने वाले हैं। ठीक है, 2,38,000। इसका मतलब ए की वर्ष के अंत में पूंजी इतनी हो गई, बी की पूंजी 1,79,000 हो गई, और सी तो अभी नया है जो कि 1 लाख पूंजी लेकर के आया है। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 238, 179 और 1 लाख रुपये। ठीक, ये बन गया हमारा साझेदारों का पूंजी खाता। पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, पुनर्मूल्यांकन के लाभ को हमने यहाँ पर उनके पूंजी खातों में जमा कर दिया, प्रीमियम भी उनके खातों में जमा कर दी त्याग अनुपात में, नया साझेदार जो पूंजी लाया उसके खाते में जमा कर दिया, पुराने साझेदारों की पूंजी हम यहाँ पर ले आए। ठीक है, ब्राउट डाउन एंड कैरी डाउन, वर्ष के प्रारंभ में पूंजी आती है, वर्ष के अंत में पूंजी को ले जाया जाता है। वही पूंजी जब अगले साल हम बनाएंगे पूंजी खाता, तो यहाँ ब्राउट डाउन में आ जाएगी, ये वाली पूंजी फिर यहाँ जाती है। ठीक है, तो ये पुनर्मूल्यांकन खाता है और पूंजी खाता है। 2020 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो 2020 में आया, 22 और 21 में नहीं आया। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, जो कि 2016 में भी आया, 2014 में भी आया, मतलब 2 बार ये आ चुका है, रिपीट हुआ है, 2016 में भी और 2014 में भी। देख लेते हैं। अजय और बलदेव एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। बराबर मतलब उनका जो लाभ विभाजन अनुपात समान है।
31 दिसंबर 2007 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित है। दायित्व में है बैंक अधिविकर्ष, देवी पत्र, लेनदार। पूंजी है अजय और बलदेव की 20,000 और 10,000। फिर संपत्ति पक्ष में देखेंगे तो रोकड़, देनदार, स्टॉक और उपस्कर। अब समायोजन देखेंगे हम। चेतन को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। अजय और बलदेव ने एक नए साझेदार चेतन को प्रवेश दिया 1/4 हिस्से के लिए। वह 8,000 रुपये पूंजी और 6,000 रुपये ख्याति के नगद लाता है। फर्म में वो जब नया साझेदार बनता है तो पूंजी 8,000 ला रहा है और ख्याति 6,000। फर्नीचर का मूल्य 16,000 रुपये और स्टॉक का मूल्य 8,000 रुपये आका गया। तो फर्नीचर कितने का है? उपस्कर मीन्स फर्नीचर 10,000 का फर्नीचर है। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 16,000 हो गई, मतलब 6,000 रुपये मूल्य बढ़ गया। स्टॉक का मूल्य 8,000 रुपये। स्टॉक कितने का है? 10,000 का है तो 8,000 का हो गया, मतलब 2,000 रुपये वैल्यू कम हो गई उसकी। लेनदार पर 10% कटौती हेतु संचय करना है, मतलब लेनदारों पर, जैसे देनदारों पर हम कटौती करते हैं, वो प्रावधान बनाते हैं, वो दायित्व है। इसी प्रकार से लेनदारों पर कटौती हमारे लिए संपत्ति है। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से प्रॉफिट हुआ और उसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखने वाले हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाना है, ठीक है। तो हम इसी आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता बनाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तब पुनर्मूल्यांकन खाता। इसमें भी 4-5 एंट्रीज है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता हमेशा जब परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो उसमें क्या पूछते हैं कि पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला जो लाभ और हानि है वह किस अनुपात में और किनके बीच बांटा जाता है। ये बात आपको बिल्कुल याद करना है, घोट लेना है कि जो पुनर्मूल्यांकन खाते, पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ है या हानि है वह पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। इतना याद रखना है, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। बहुत बार, कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। चलिए, ये बन गया हमारा प्रारूप, फॉर्मेट बन गया पुनर्मूल्यांकन खाते का। सबसे पहले तो हम लिखेंगे फर्नीचर का मूल्य 16,000 हो गया, मतलब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। 10,000 से कितने का हो गया? 16,000, मतलब 6,000 रुपये वैल्यू बढ़ गई। फिर है स्टॉक का मूल्य 8,000 हो गया, 10,000 से 8,000 हो गया, मतलब डेबिट साइड में आएगा स्टॉक। 10,000 की जगह 8,000, मतलब 2,000 रुपये वैल्यू उसकी कम हो गई। फिर लेनदारों पर 10% संचिति करना है, मतलब लेनदारों पर कटौती, है ना। तो रिजर्व फॉर क्रेडिटर, लेनदारों के लिए संचय। 10% लेनदार कितने के? 8,000 का 10% 800 रुपये, ठीक। अब क्या बचा? बैलेंस से निकाल लेंगे हम। बहुत छोटा सा बन रहा है ये, छोटा ही है वो। बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट पक्ष टोटल कर दो, 6,800 रुपये हो गया, उसमें से 2,000 गया, 4,800 ये आया पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, टोटल हो गया 6,800। अब ये अजय और बलदेव में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अजय और बलदेव, ये दो में बढ़ जाएगा 4,800 बराबर बराबर, मतलब 24 दोनों 48। 4800 को आप दो बराबर भागों में बांटोगे तो 2400 दोनों 4800 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा
रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। अब हमें क्या बनाना है, पूंजी खाता बनाना है। तो पूंजी खाता भी बनाना आसान है। इसी आधार पर हम पूंजी खाता बनाएंगे। तो अजय, बलदेव और चेतन, ठीक, 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर के लिए बनेगा तो छोटा, चलिए छोटा बनाएंगे हम इसको, क्योंकि इसमें भी कोई ज़्यादा एंट्री नहीं है। जैसे अभी पुराने सवाल में जो थी इतनी ही एंट्रियाँ इसमें भी आएगी। पर्टिकुलर अजय, बलदेव और चेतन। पर्टिकुलर अजय, बलदेव और चेतन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। पर्टिकुलर अजय, बलदेव और चेतन। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को मालूम है क्या लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में, पूंजी लिखते हैं बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 20,000 और 10,000। ठीक, फिर नए साझेदार जो पूंजी की रकम लेकर आता है उसे हम रोकड़ के रूप में लिखते हैं। वो 8,000 रुपये पूंजी ला रहा है, वो उसके खाते में लिख दी। फिर वो जो प्रीमियम राशि लाता है उस प्रीमियम राशि को उनके त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है। 6,000 रुपये ला रहा है, अब इस 6,000 रुपये को तो यहाँ पर पुराने साझेदारों का भी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में बताया था कि पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया हो, नए साझेदार का हिस्सा दिया हो और इसके अलावा नए अनुपात के बारे में कोई निर्देश नहीं हो तो पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात माना जाता है। तो पुराना अनुपात बराबर बराबर है, इसका मतलब वह 8,000 रुपये जो सॉरी कितने 6,000 रुपये जो ला रहा है वह 6,000 रुपये दोनों 3,000 रुपये उसको बांट लेंगे प्रीमियम राशि को। इसके बाद में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हुआ है कितना हुआ है 4,800 हुआ था और दोनों में हमने बराबर बराबर 2,400 रुपये बांट दिया था। ठीक, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमें क्या निकालना है, केवल बैलेंस से निकालना है, आहरण भी नहीं दिया है। और जैसे पिछले सवाल में था बस इसी प्रकार से ऐसे बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो 20 3 23 और 2 25,400 रुपये, 10 3 13 और 2 15,400 रुपये और 8,000 रुपये। बस ये क्वेश्चन ही है ये टू बैलेंस। ये कोई मैं मन से नहीं बता रहा हूं, है ना, ये परीक्षा में जो आया हुआ है ये 2 बार आ चुका है। 25,400, 15,400, 8,000, 25,400, 15,400 और 8,000। पुरानी बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आया हुआ है 2016 और 2014 में 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है ना। अब हम चलते हैं 2015। 2015 में किस प्रकार का क्वेश्चन आया है उसको हम समझ लेते हैं। देखो 2015 में जो सवाल आया है, एक्स वाई और जेड 3 साझेदार है। 31 मार्च 7 को उनका चिट्ठा दिया गया है।
ऋणदाता मतलब लेनदार 1800 के। लाभ हानि खाता, अब देखिए दायित्व पक्ष में यदि आपको लाभ हानि खाता मतलब लाभ हानि खाते का जो शुद्ध लाभ है वो दिया गया हो, मतलब पुराना लाभ उन्होंने बचा के रखा हुआ है, इसका मतलब अब ये लाभ हानि पर ये जो प्रॉफिट रखा हुआ है पुराना उन्होंने जमा करके, इसके ऊपर किसका अधिकार है? पुराने साझेदारों का है। पुराने साझेदार पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उसको अपने पूंजी खाते में जमा कर लेंगे। यदि यहाँ दायित्व पक्ष में आपको लाभ हानि दिखे, सामान्य संचय दिखे, तो ये दोनों चीजों को जब हम पूंजी खाता बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उसको बांट के जमा कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार और रोकर। नीचे समायोजन क्या दिया है? 1 अप्रैल 7 को वे ए को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने को निम्न शर्तों पर सहमत होते हैं। भैया अब एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, मतलब वो भी बराबर बराबर बांटते हैं। और अब उन्होंने एक नए पार्टनर, चौथे पार्टनर ए को शामिल किया और उसको भी वो बराबर हिस्सा दे रहे हैं, मतलब अब 4 हिस्से बराबर बराबर होने वाले हैं। अब उन्होंने किस शर्त पर ए को शामिल किया कि वो 1500 रुपये ख्याति और 1800 रुपये पूंजी नगद लाएगा। ठीक है, ये हमें मालूम है, हम ये पूंजी खाते में पूंजी लिखेंगे उसकी और जो प्रीमियम राशि है उनके त्याग अनुपात में बांट देंगे। मशीन और फर्नीचर का मूल्य 950 और 380 रुपये आका गया। आका गया मतलब वैल्यू किया गया, वैल्यूड किया गया। मशीन 950, मशीन 1200 की है और अब उसकी वैल्यू 950 हो गई, मतलब 250 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई। फिर फर्नीचर 380, 400 था 380 हो गया, मतलब 20 रुपये फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो गई। स्टॉक का मूल्य 450 रुपये से अधिक आका जाए, मतलब स्टॉक की जो वैल्यू है वह 450 रुपये अधिक बढ़ गई है। पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना, ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने बनाया था वैसा हम एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे और साझेदारों का पूंजी खाता बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम ये कोशिश करें कि हम एक ही पेज पर उसको बना लें। पहले हम छोटा सा पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे और उसके बाद हम साझेदारों का पूंजी खाता बना लेंगे। ठीक है, छोटा सा बनाएंगे हम, एक ही पेज पर हमारा दोनों आ जाए। ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखिए, सबसे पहले तो मशीन और फर्नीचर के मूल्य में कमी आई है और कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। मशीन के मूल्य में 250 की कमी और फर्नीचर के मूल्य में 20 रुपए की कमी आई है। और जो स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू 450 रुपये बढ़ गई है। बस ये 3 चीजें हैं। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे? उनके बैलेंस निकाल लेंगे। इधर कितना है? 450 और उधर है 270, तो 300, 150 और 30, 180 रुपये। 180 रुपये क्या आया? प्रॉफिट आया, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ आया, जो कि हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XYZ। अभी मैंने बताया था कि जो भी लाभ होगा वो हम तीनों साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट देंगे।
तो 180 मतलब 6 × 18, 60, 60 और 60। ठीक है, अब इसी आधार पर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही पेज पर हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बना दें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बन जाएगा, 4 है ना। एक्स वाई जेड और ए भी है। ठीक, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और ए, 4 हो गए। फिर पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और ए। ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड ए। एक्स वाई जेड और ए, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले बैलेंस ब्राउट डाउन, पूंजी लाई गई 2000, 1750 और 1500। ठीक, फिर नए साझेदार की पूंजी, नया साझेदार 1800 रुपये लेकर आया। फिर प्रीमियम राशि 1500 लाया था, 500 रुपये तीनों बांट लेंगे, क्योंकि उनका त्याग अनुपात वही होगा जो पुराना है दिया है। उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 60 60 60 60 60 60 और प्रॉफिट एंड लॉस, दायित्व पक्ष में जो लाभ दिया है 1200 रुपये, वह तीनों में 400 रुपये बढ़ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, ये कितनी चीजें हो गई, 5 चीजें। सबसे पहले हमने पुराने साझेदारों की पूंजी लिखी, नए साझेदार द्वारा जो पूंजी लाई उसके खाते में जमा कर दी, प्रीमियम राशि को उनके त्याग अनुपात में बांट दिया, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ को जमा कर दिया, और दायित्व पक्ष में जो लाभ होता है उसको भी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, बस हो गया। अब इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे, तो जो टोटल होगा वही उसका बैलेंस होगा, जो कि ले जाया जाएगा 2500, 2960, 1750, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 2710 रुपये, 15 5 20, 4 2460 रुपये, और ये 1800 रुपये। यही बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ले जाया गया 2960, 2710, 2460 और 1800, और यही क्या हो जाएगा, टोटल भी होगा। इसी को हम टोटल भी बोलेंगे, 2960, 2710, 2460 और 1800। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सरल लग रहे होंगे, लेकिन यही परीक्षा में आते हैं। मतलब आते हैं क्या, ये आए हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया ये 2015 में आया हुआ था, 2020 का कराया, 2016 का कराया, 16 में जो आया था वो 14 में भी रिपीट हुआ था, और ये 2015 का।
ठीक है, तो बहुत आसान है। इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो लाभ होता है वो लाभ पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटना है। इधर सबसे पहले पुराने साझेदारों की पूंजी लाओ, नए साझेदार की पूंजी उसके खाते में लिखो, प्रीमियम की राशि को त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों में बांट दो, फिर पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ आता है उसको यहाँ लिख दो, और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यदि पुराना लाभ हानि या संचय है तो उसको भी पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट दो। और यही बैलेंस, यदि आहरण करते हैं, आहरण दिया हो प्रश्न में तो आहरण लिखेंगे, आहरण पर ब्याज लिखेंगे, नहीं दिया है तो ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सरल क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2013 में जो आया था। ठीक है, 2013 में कैसा क्वेश्चन आया है? हाँ, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आया था, थोड़ा हट के। देखिए, बी आर और के, तीन पार्टनर है बी आर के, जो 3:1:1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। 31 दिसंबर 11 को उनका चिट्ठा दिया गया है। लेनदार 58,500, बी आर के की पूंजी दी गई है, इधर रोकड़, बैंक में रोकड़, भवन, स्टॉक और देनदार। 1 जनवरी 12 से उन्होंने पी को साझेदार बनाया। पी 60,000 रुपये ख्याति के जो व्यापार में रहती है और 60,000 रुपये अपने हिस्से की पूंजी देता है, मतलब दोनों पूंजी और ख्याति दोनों बराबर बराबर ला रहा है। भविष्य में साझेदार अपनी समायोजित पूंजी के आधार पर लाभ विभाजन करते हैं। यहां पर उनका जो नया लाभ विभाजन क्या बता दिया है कि वो भविष्य में साझेदार अपनी समायोजित पूंजी के आधार पर लाभ का विभाजन कर रहे हैं। वो साझेदारों के पूंजी खाते तथा प्रारंभिक चिट्ठा बनाइए। साझेदारों के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात भी बताना है। ठीक है, यहां हमें पूंजी खाता बनाना है, चिट्ठा बनाना है। तो पहले हम, अब देखिए, पर प्रश्न के अंदर बस इसी टाइप से हमारे से पूछा जाएगा। तो यहां हमें बनाना है पुनर्मूल्यांकन खाता, नहीं बनाना है हमें, क्या बनाना है? पूंजी खाता बनाना है। तो सबसे पहले तो हम पी आर और के का पूंजी खाता बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे उनका बैलेंस शीट। पी आर, नहीं, बी आर के और फिर पी, मतलब कितने हो गए? 4 पार्टनर हो गए भैया। बनेगा तो छोटा ही बनेगा। बैलेंस शीट भी बन जाए, इतना बड़ा बनाते अपन, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। हमारा बैलेंस शीट भी बन जाएगा, इतना बड़ा बनाएंगे। ठीक है, दिख रहा है सही? पर्टिकुलर बी आर ए पी, पर्टिकुलर पी आर के और पी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट।
कितनी पूंजी है? 84, 68, 48। 84, 68 और 48। फिर नए साझेदार की पूंजी कितनी है? नए साझेदार की पूंजी है 60,000। प्रीमियम राशि, जो प्रीमियम राशि है वह हमें पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांटना है। ठीक। हम्म। हम्म। तो प्रीमियम राशि कितनी है? प्रीमियम राशि है 60,000। अब इस 60,000 को 12 पंजे 60। ठीक है, देखो बी, आर और के, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है 3:1:1। जब कुछ नए रेशो के बारे में नहीं बताया गया हो तो यही इनका त्याग अनुपात मानेंगे। और जो 60,000 है प्रीमियम राशि, इस 60,000 को हम बी आर के में बांटेंगे। 3/3, 4 और 5, 12 पंजे 60, मतलब एक हिस्से की वैल्यू 12,000, तो 3 हिस्से की वैल्यू 36,000, तो 12,000 और 12,000 रुपये। ठीक है, उसको सही तरीके से बता देता हूं मैं आपको कि भाई जो प्रीमियम राशि है वह उनको किस अनुपात में बांटना है। तो त्याग अनुपात क्या आएगा? त्याग अनुपात, तो बी आर और के का त्याग अनुपात वही होगा जो पुराना है, 3:1:1। अब बी के हिस्से में कितनी आने वाली है? तो प्रीमियम राशि लाया वो 60,000, बी का हिस्सा है 3, टोटल हिस्से है 5। ये 12 कट गया, 12,000 गुणित 3, 12 दूनी 24, 12 36,000। फिर आर का हिस्सा कितना आएगा? 60,000 गुणित 1/5, ये 12,000 है ना, तो 12,000 गुणित 1, 12,000। और इसी प्रकार से के का भी वही आएगा क्योंकि के का हिस्सा भी आर के बराबर ही है, तो वो भी 12,000 आएगा। तो 36, 12 और 12। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट जो आया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आया था? प्रॉफिट हमने अभी निकाला था। उस पर पुनर्मूल्यांकन तो बनाया नहीं हमने यहाँ पर, और वो ऐसे दिया भी नहीं गया है। पुनर्मूल्यांकन पे प्रॉफिट यहाँ पर है भी नहीं। ठीक है, तो पूंजी लिख दी, प्रीमियम राशि लिख दी। अब यहाँ पर दिया गया है कि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते और चिट्ठा बनाना है, और भविष्य में साझेदार अपनी समायोजित पूंजी के आधार पर लाभ विभाजन करते हैं। ठीक है, बस उनका नया अनुपात अब हमें बताना है। यहाँ पर नया कुछ नहीं है, नया क्या दिया है वो बताता हूँ तुम लोगों को।
देखिए सबसे पहले तो टोटल करो, 8 और 3 11 और 1 12, 1,20,000, 6 7 और 8 80,000, 4 5 और 6 60,000 और ये 60,000। बैलेंस कैरी डाउन टू, अभी पिछले प्रश्न में भी हमने यही किया था कि जो शेष आया था वही उनकी अंतिम पूंजी होती है। 1 20 80 60 और 60,000, यही टोटल हो जाएगा 1,20,000, 80,000, 60,000 और 60,000। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न के अंदर उन्होंने ये बोला है कि आपको नया अनुपात निकालना है। अब यहाँ नया अनुपात क्या होगा भाई? नया अनुपात वो बोल रहे हैं कि उनकी जो समायोजित पूंजी है उसके अनुपात में वो लाभ का विभाजन करते हैं। तो उनकी जो समायोजित पूंजी कौन सी है? ये है समायोजित पूंजी, मतलब कि पूंजी खाते में टोटल समायोजन होने के बाद जो वर्ष के अंत में जो पूंजी बचती है वो समायोजित पूंजी कहलाती है। मतलब उसमें प्रीमियम राशि, लाभ की राशि जुड़ने के बाद में। तो वर्ष के अंत में अब उनकी समायोजित पूंजी कितनी हो गई? 1 20 80 60 और 60। अब यदि हम न्यू रेशो निकालने जाएंगे, यदि नया न्यू रेशो यदि निकालते हैं, न्यू रेशो जिसे हमारे से पूछा गया है, तो बी आर के और पी ये 3 पार्टनर है। अब इनकी जो समायोजित पूंजी कितनी है? 1,20,000, 80,000, 60,000 और 60,000। ठीक है, अब एक ही अंक से यदि चारों कटते हो तो ये 4 0 ये कट गया, 4 0 ये कट गया, 4 0 ये कट गया, 4 0 कट गया, बराबर कट गए। अब 12 8 6 और 6, यदि हम इसको लिखेंगे 12 8 6 और 6, तो ये किससे कटने वाला है? एक ही संख्या से यदि कट जाता है तो 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, मतलब 6:4:3:3। अब इससे नीचे नहीं कटने वाला है क्योंकि अब विषम आ गए हैं, सम आ गया। तो 6:4:3:3 ये क्या हो गया? ये उनका न्यू रेशो आ गया, 6:4:3:3। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें